नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत। आज बात अन्नामलई को लेकर, आज बात नरेंद्र मोदी को लेकर, आज तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को लेकर बात। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कैसे जातीय समीकरण है। जातीय समीकरण केवल यूपी बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में भी है। किस तरीके से किस जाति का समीकरण क्या है, अन्नामलई की जाति क्या है, अन्नामलई खास तौर से किस तरीके से तमाम जाति समीकरणों को साध भी रहे हैं और डीएमके समर्थित तमाम जाति समीकरणों को तोड़ भी रहे हैं। आज वीडियो में इसी पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से यह अनुरोध है कि बीजेपी तमिलनाडु में किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी किस तरीके से लार्जर दैन लाइफ फिगर के तौर पर बन रहा है और एनडीए कैसे समर्थित दलों को तमिलनाडु में साथ में जोड़ रही है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आरंभ करती और मोदी के हनुमान अन्नामलई की बात करेंगे। अन्नामलई के इतिहास के बारे में मैं बात करके आप सब जानते ही होंगे, उनके इतिहास के बारे में क्या ज़्यादा बात की जाए। लेकिन समझिए कि अन्नामलई आगे 15 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जल्दी देखेंगे वो किस तरह तमिलनाडु में बीजेपी का पहला पूर्ण बहुमत का पीएम अन्नामलई साबित होंगे। मोदी साउथ के लिए जो भी बहुत कर रहे हैं वो अपने कामों को तमिल जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। भाषा एक सबसे बड़ी दिक्कत थी और कोई ज़मीनी नेता नहीं था। इसी महीने आपको पता है कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है। कुछ 40 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। तमिलनाडु में ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम यानी कि एआईडीएमके से संबंध टूटने के बाद बीजेपी को तमिलनाडु में एक नए सहयोगी की तलाश थी। वो सहयोगी रामदास अम्मुमड़ी के तौर पर तमिलनाडु में बीजेपी को मिला। अब ये समझिए कि उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ मिलकर पूरे देश में बीजेपी को एनडीए को जिताएंगे और मोदी 400 पार पहुंचेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है रामदास अम्मुमड़ी। और अब समझिए कि तमिलनाडु ने ही, बल्कि तमिलनाडु को लेकर अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो तमिलनाडु के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि तमिलनाडु की जो आबादी देखी जाए वो तकरीबन 7.2 करोड़ है। अलग अलग जातियों का यहाँ प्रभुत्व है। राजनीति की दशा दिशा ये तय करती है और स्थानीय जातियों की पकड़ का ही प्रभाव है कि यहाँ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम यानी कि एआईडीएमके का वर्चस्व लंबे समय से रहा है। तकरीबन 32% वोट जो तमिलनाडु में है वो गैर तमिल हैं, जिसमें एक बड़ा सेंध लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये वोट जिनके साथ जाता है वो सरकार बनाते हैं। और लगभग तय मानिए कि मोदी इसमें बहुत बड़ा एक तरीके से फूट डाल चुके हैं। खुद अन्नामलई कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां मोदी ने एक बड़ा भव्य रोड शो भी किया है। मोदी के साथ अन्नामलई को देखने लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे और अन्नामलई ने पूरे तमिलनाडु में जो यात्रा करके 234 विधानसभाओं में समर्थन जुटाया था, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को ग्रास रूट पर मिल रहा है। साथ ही वो फ़ायदा चुनाव में भी आप देखेंगे कि तमिल लोग अन्ना को, यानी कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो अन्नामलई को अपना नेता मान रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार के तौर पर अगर आप देखें तो तमिलनाडु में एआईडीएमके हो, डीएमके हो या तमाम वो नेता हो, भ्रष्टाचार के तौर पर सबसे बड़े लोग निकल कर आते हैं। अब दूसरा समझिए कि जो गैर तमिल है वो भी सत्ता के साथ जाना चाहता है, वो भी सत्ता के साथ बने रहना चाहता है। बीजेपी उसी वो बड़े वोट बैंक में सेंध लगा रही है और राजनीति में सफलता का लंबा इतिहास रखने के बावजूद यह दल अलग अलग जातियों के प्रभाव रखने वाले छोटे दलों का महत्व जानती है बीजेपी। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम ने 5 दलों के साथ मिलकर सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया था और राज्य की 39 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि घंघोर मोदी लहर होने के बावजूद भी अगर डीएमके प्रमुख जो गठबंधन था वो जीता था। लेकिन इस बार यहाँ चुनाव मैदान में डीएमके के नेतृत्व वाले एआईडीएमआई में 8 दल हैं, जिसमें एआईडीएमके की अगुवाई वाला गठबंधन में 4 दल तो भाजपा की अगुवाई में निभाने वाले हुए 7 दल। यानी कि बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश का छोटे दलों का फार्मूला वो तमिलनाडु में भी अपनाया है। समझिए 7 दल और एक निर्दलीय के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम का हाथ थामते हुए डीएमके और एआईडीएमके के वर्चस्व को चुनौती बीजेपी दे रही है। इस तरह तीसरे मोर्चे के रूप में उभरे एआईडीएमके के खेमे में 9 साथी हैं, जिन्हें पीएम नवरत्न भी कह रहे हैं। दरअसल भाजपा के इस गठबंधन में पिछले जातीय समीकरण ही है। पार्टी के राजनीतिक पट्टाली मक्कल काची यानी कि पीएम को सबसे मजबूत साथी मान रहे हैं बीजेपी वाले और एनडीए में तमिलनाडु में वो सबसे मजबूत साथी हैं भी।
आप समझिए कि खुद 19 सीटों पर लड़ रही भाजपा ने एआईडीएमके के पाले से आए इस दल को 10 सीटें दी हैं पीएमके को, क्योंकि एक मजबूत प्रभाव वहाँ पर वन्यार जाति का है, जिसकी राज्य में तकरीबन 14 से 15% की आबादी है और उत्तरी तमिलनाडु में यह जाति वर्ग कई सीटों पर निर्णायक है, यानी कि पीएमके की पार्टी। राज्य विधानसभा में पीएमके के कुल 5 सदस्य हैं। पीएमके को उत्तरी तमिलनाडु के 6 जिलों में खासा असर है। अति पिछड़े वणियार समुदाय में पीएमके की पैठ है। राज्य की तकरीबन 6% वोटों पर पीएमके की पकड़ है। 11 लोकसभा सीटें जैसे कि धर्मपुरी, वेल्लोरपुरम, कुडलोर, तिरुचल्लई, वेल्लोर, आरडी, कुल्लकुर्ची, पेरम्बूर, नमक्कड़ और चिदम्बरम पे पीएमके का असर है। आपको पता है कि वेल्लूर मोदी गए भी और उन्होंने वहाँ पर भारत की क्रांति की भी बात की। अब ये समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएमके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ थी और उसे 5.3% वोट मिले थे। हालांकि 2021 विधानसभा चुनाव में पीएमके का वोट प्रतिशत 3 रह गया था। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 3.6 वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला और 2021 विधानसभा के चुनाव में 2.3% के आसपास बीजेपी को वोट मिला था। पीएमके से पहले बीजेपी तमिल मनीला कांग्रेस, भूपनार और दिनाकरन की एएमएमके के साथ गठबंधन कर चुकी है। एक्टर शरद कुमार ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया है। इससे साफ होता है कि बीजेपी डीएमके और एआईडीएमके के 2 ध्रुवों के बीच में केंद्रीय तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरा सबसे बड़ा ध्रुव बनने जा रही है। वहीं पीएमके के साथ गठबंधन हो या तमाम छोटी पार्टियों को साधने का काम हो, बीजेपी कहीं ना कहीं एक बेहतर चुनाव लड़ने की स्थिति में तमिलनाडु में हो और मोदी के हनुमान यानी कि अन्नामलाई खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में। वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करते हैं और जो सेंटर की तमाम पॉलिसीज़ हैं उसको तमिलनाडु में आम आदमी तक पहुंचाने का काम अन्नामलाई कर रहे हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में उनसे बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी लार्जर द लाइफ की जो एक इमेज तमिलनाडु में बन रही हो, लगातार तमिल काशी संगमम हो या फिर सीधे देखिए पिछले 2 महीने में 7 बार तमिलनाडु प्रधानमंत्री जा चुके, तो यानी कि तमिलनाडु का कनेक्शन जो है प्रधानमंत्री को और तमिलनाडु को किस तरीके से साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है। और बीजेपी अगर 10 सीटें तमिलनाडु में जीत लेती है और बीजेपी का ये सहयोगी दल अगर 15 या 20 सीटों के ऊपर पहुंचता है और वोट प्रतिशत 22 के ऊपर पहुंचता है, तो ये समझिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बीजेपी बहुत बेहतर और बढ़िया गेम तमिलनाडु में खेल रही है और इसके नतीजे 4 जून को 2024 को मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने जो आपसे जानकारी शेयर की, जो तमिलनाडु की राजनीति बताई, आप कमेंट करके इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा क्या कितना आपको समझ में आया और अगर कुछ अशुद्धियाँ या कोई गलतियाँ नहीं तो वो भी कमेंट कर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।